नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या भारत में भी आईएसआई के एजेंट काम करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरीके से भारत में रॉ है, उसी तरीके से पाकिस्तान में आईएसआई है, जो एक दूसरे देश की जानकारी रखते हैं कि दूसरा देश हमारे बारे में क्या कुछ सोचता है, उसका डिफेंस कैसा है, हमसे मजबूत है, या हमारे बारे में वो किस तरीके के षड्यंत्र रच रहा है, क्या कुछ सोचता है। वैसे ही एक दूसरा देश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं और सभी एक दूसरे देश की जानकारियां रखते हैं। लेकिन गुजरात एटीएस ने एक दीपेश गोयल नाम के शख्स को पकड़ा है, जो मात्र 200 रुपए के मेहनताना पर, मतलब 200 रुपए रोज के हिसाब से पाकिस्तान में जानकारियां भेज रहा था इंडियन नेवी से जुड़ी हुई। पूरी खबर पर क्या कुछ है, पूरी खबर उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, विस्तार से बताइएगा क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए, ये जो दीपेश गोयल है ना जी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। और ये क्या करता था कि मेंटेनेंस का काम करता था, वेल्डिंग करता था, जो हाँ वेल्डिंग वगैरह ये काम करता था। और ये जो कोस्ट गार्ड के जो जहाज रहते हैं, जो पार्क किए हुए रहते हैं, वहां पे जाके ये वेल्डिंग वगैरह मरम्मत वगैरह का करता था। अब क्या हुआ, ये सोशल मीडिया पे भाई साहब को बहुत ज्यादा चस्का था, तो फेसबुक पे साहिमा नाम की एक फेसबुक यूजर ने इससे दोस्ती की। साहिमा इसी से की दोस्ती की? नहीं, वो समझ गई ना, इसने अपने प्रोफाइल में लगा के रखा। अच्छा, फोटो में डालता होगा उनके शिप्स के साथ में। हाँ, कि मैं कोस्ट गार्ड में नौकरी करता हूं। इसने बता रखा था कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं कोस्ट गार्ड का, और बहुत ये है। तो दोस्ती की, उसके बाद शुरुआती बातचीत के बाद ये व्हाट्सएप पे दोनों बातचीत करने लगे। तो साहिमा क्या करती थी कि इससे एग्जैक्ट डिटेल्स मांगती थी कि किसने नंबर की बोट कहां पे है अभी। और उससे क्या होता है, देखिए, जितने भी तस्कर होते हैं, ड्रग्स वाले या फिर जो भी पाकिस्तान से जो भी आते हैं, तो उनको पता चल गया कि कोस्ट गार्ड का बोट अभी यहां पे है, तो वहां पे अभी होल्ड करना है। जैसे ही वहां से गए वो अंदर घुस जाते हैं। इस तरीके से तस्करी को लेके इसने कई मतलब कि खुलासे किए हैं। और ये जो नंबर संपर्क में था, बाद में जब एटीएस ने जांच की वो नंबर, तो पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी में वो लड़की काम करती थी, जो साहिमा थी। साहिमा उसका नाम है? हाँ, साहिमा भी फेक नेम है, मतलब ओरिजिनल नेम नहीं है, वो कोड नेम बोलते हैं। हाँ, अब देखिए, पाकिस्तानी आर्मी की एक लड़की जो दिखने में सुंदर है, तो अपना कोड नेम इस्तेमाल करती है, भारत के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को पकड़ती है। कहानी सिर्फ अगर इतनी होती ना, तो फिर कोई बात नहीं थी। बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तस्करी में यहां से शुरू होती है। हाँ, आपको याद होगा कि हाल के दिनों में पोरबंदर पर एक और भरत सोलंकिया, इस तरह करके कुछ नाम था, वो पकड़ा गया था आदमी। और उसी के टिप पे 8,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। ये मुद्रा पोर्ट जो है, जिसका बाद में जो विपक्षी शोर मचाने लगे कि ये अडानी का पोर्ट है, अडानी के पोर्ट से पकड़े गए। ठीक है जी। तो सोचिए कि एक खेप 8,000 करोड़ के ड्रग्स की थी, और इसने कितनी बार अपना नंबर और नाम बताया है बोट का? 200 रुपए में एक बोट की जानकारी, मतलब एक जानकारी के लिए 200 रुपए, 42,000 कमाए हैं इसने। डिवाइड कर लीजिए, 42,000 कमाए हैं। हाँ, 42,000 कमाए हैं, तो 210 बोट की जानकारी दी इसने। मैं मान के चलता हूं कि बहुत नहीं तो उसमें से आधे में तस्करी का सामान आया हुआ होगा। 8-10 हजार करोड़ का वारा न्यारा कर लिया होगा पाकिस्तान ने इस तस्करी के माध्यम से। इसे क्या मिले? 42,000। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने यहां देशभक्ति बहुत सस्ती बिकती है। मतलब कि गद्दारी भी करो तो इतना तो कम से कम कमाओ। 200 रुपए पर डे कमा रहे हो यार। मजदूरों का भी रेट आजकल 500 से 600-800 रुपए है, दिन भर मजदूरी करने वाला भी। सुंदर लड़की भी थी ना सामने। हाँ, ये भी है कि, और मैं बार बार ये बोलता हूं कि अब महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं जी। आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसका एक विंग है, नाम है IS-41। याद रखिएगा, IS-41 है, कराची में उसका मुख्यालय है। वहां क्या करता है वो IS-41 कि पाकिस्तानी समाज से सुंदर लड़कियों को तैयार करता है। हाँ, और वो लाके उन्हें यहां ट्रेनिंग देता है।
उसे कर्नल साहब हैं, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया उनका, वो पाकिस्तान वो देखरेख करते हैं। IS-41 इसका नाम इसलिए पड़ा है कि एक बैच में 41 लड़कियां रहेंगी और उन्हें इस मामले में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बातचीत करना है इंटरनेट पे, कैसे हनी ट्रैप में फंसाना है वगैरह, सारी पूरी ट्रेनिंग है। मतलब अपने यहां जो साइबर फ्रॉड होते हैं ना, तो वहां हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका उच्चारण कैसे अच्छा करना है, आपके जो बोली है उस लहजे में कैसे थोड़ा सा ऐसी नरमियत लानी है कि सामने वाला पुरुष घायल हो जाए, किस तरह से बात हिंदू करना है, देवी देवताओं आप की दिखने में तस्वीरें कैसे अपने बैकग्राउंड में रखनी है, हाँ हाँ, वो कि सब मैं चीजें। तो पाकिस्तान की हूं, मैं तो हिंदू इस्लाम हूं। में पैदा हुई, लेकिन मुझे हिंदुओं से बहुत प्यार है और मैं तो खुद हिंदू बनना चाहती हूं, बस आप ही हो जो मेरा उद्धार कर सकते हो, ब्याह कर लो मेरे से। और इसी तरह फंसा रही हूं। इसलिए मैं 12 बोल रहा हूं, कराची अच्छा, में जो तस्करी नावों के जरिए जो तस्करी हुई है, उन नावों से गोला बारूद भी आ सकता था, जैसे ड्रग्स ही तो आई है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी आ सकता था। देखिए जब मुंबई में या ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया होगा, बहुत पहले से आ रहा है। जब मुंबई में धमाके हुए तो RDX कहां से आया था? जो 1992 का जो 1993 का जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, कहां से आता है? आज भी जो आप देख रहे हो, जितने भी छोटे मोटे आतंकी संगठन या बदमाश वगैरह होते हैं, उनकी गोलियां आप चेक करो, पीछे जो उनकी गोलियों के पीछे जो रिंग लगा रहता है ना, वो ग्रीन कलर का रहेगा। हिंदुस्तान में जो गोली बनती है उसमें रेड कलर का रहता है, पीछे देखना। AK-47 वगैरह की जो गोली रहती है, ग्रीन पीले कलर का होता है यहाँ। हाँ, नहीं नहीं, पीले कलर का जो, देखिए वो मैं AK-47 की गोली की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैंने बिहार में एक अपराधी के यहां देखा था और उसी ने मुझे बताया, ये पहचान करवाई कि मैंने कहा कि आपके पास वो उस जमाने में AK-47 रखने वाले मतलब कुछ चंद अपराधी में से थे। तो मैंने पूछा कि भाई आप मंगा तो लिए, लेकिन इसको तो रेगुलर चाहिए खुराक, गोली वगैरह। तो उन्होंने दिखाया कि देखो यही पहचान है। उन्होंने दिखाया जो पीछे जो ग्रीन कलर का है, तो नेपाल के रास्ते से वो AK-47 की गोलियां मंगाते थे उस वक्त, बिहार में जब थे तब। ये बात थी कम से कम 99-2000 के आसपास की थी, जब उन्होंने बताया था मुझे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए उनका जो काम है ISI का, वो कई तरह में से चलता है और जो उनकी एजेंट यहां भी हो सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम भारतीय जो है ना, बड़े भावुक टाइप के लोग होते हैं। वो सीमा हैदर नेपाल चली गई, वहां से फ्लाइट पकड़ के 4 बच्चों के साथ आ गई, वाह क्या प्यार है, हमें बॉलीवुड या फिल्म दिखना शुरू हो गया। हु नोज कि वो कौन है, उसका मकसद आज पूरा हो सकता है वो 10 साल तक बिल्कुल खामोश रहे। स्लीपर सेल्स इस तरह करते हैं, वो 10 साल तक बिल्कुल आम लोगों की तरह रहेंगे, 10 साल बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर दे। नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां अगर भारत के अलावा कोई भी देश होता ना, तो ये सीमा हैदर को तुरंत डिपोर्ट कर चुका होता जी। लेकिन हम ठहरे फिल्मी लोग, और हमें भारत पाकिस्तान की प्रेम कहानियां कुछ ज्यादा ही पसंद आती है, और इस वजह से वो फायदा उठाते हैं। याद रखिएगा, मैंने दर्शकों को बताया, IS-41 के बारे में आप जानकारी जुटाइए, और जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से चैट करते हैं, तो देखिए कि अगर पाकिस्तान से कॉल आया है तो वो आम पाकिस्तानी की तरह बात कर रही है, कहीं आपके लैंग्वेज को उसने पकड़ तो नहीं रखा है, अडॉप्ट तो नहीं कर चुकी है वो। समस्या कितनी बड़ी है, इसको रोका कैसे जाए पंकज जी? आखिरी सवाल, रोका कैसे जाए? मुझे नहीं पता, लेकिन एक सर्वेलेंस से ही रोका जा सकता है। और मैं बार बार भारतीयों को बोलता हूं ना कि ये जो फिल्मी प्यार का भूत थोड़ा कम कर ले। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान का लड़का वो भोजपुरी फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में बहुत कभी आप खतरे में फंस सकते हैं, और बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अरे वो तो पाकिस्तानी है, फिर भी आपको भारत के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो कि ISI एजेंट के रूप में काम कर, आपको समझ में नहीं आएगा। वो कहीं कबाड़ी बेच रहे हैं, कहीं फल का ठेला लगाकर बैठे हुए हैं, कहीं काम कर रहे हैं सरकारी ऑफिसेज में। सावधान रहने की जरूरत है, मतलब बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है कि हर नागरिक को विजिलेंट होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा को विस्तार देने के लिए। तो महज 200 रुपए में अपनी जो राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है, वो एक इंसान ने बेच दी पाकिस्तान के हाथों। जी, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, ये आदमी इतना बेवकूफ था कि पाकिस्तान से पैसे मंगा रहा था अपने दोस्त के अकाउंट में, वो भी अकाउंट में। अपने अकाउंट,
हाँ हाँ, अपने अकाउंट में नहीं कि मैं तो अपने अकाउंट में लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो एक किसी फ्रेंड को बोला कि मेरे कुछ पैसे आने वाले हैं, तुम रख लेना। उस फ्रेंड को नहीं पता कहां से पैसे आ रहे हैं। बोला कि हाँ भाई तेरा एक क्रेडिट हुआ है। तो बस चलिए, हफ्ते का अब सारा कुछ उगल देगा कि कितनी जानकारियां दी हैं, कब कब दी हैं, क्यों दी हैं, क्या कुछ इस्तेमाल उनका हुआ है। बाकी इस तरीके की से जो हमारे सीमाएं हैं और वहां जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के लोगों को, किन लोगों को वो अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं, भले वो वहां काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देश के लिए एक बड़ा खतरा है। पंकज जी, चर्चा को विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।